नमस्कार, सुप्रभात। आज 6 अक्टूबर गुरुवार। हर हफ्ते की तरह हम सब जुड़ चुके हैं। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में हम एक व्याख्यानमाला चला रहे हैं, जीवन का भारतीय प्रतिमान, जिसका आज 38वां सत्र है। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है जी। शुरू करेंगे। आप मंत्र शुरू करिए। मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय भाषा विषयक दृष्टि। मैं केळकर सर से विनती कि वो अपना सेशन। सभी को नमस्कार। आज का विषय हमारे देश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत एक बहुभाषीय देश है, बहुभाषीय समाज है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है 5 कोस पर पानी और 10 कोस पर वाणी। तो भाषाओं में इतनी विविधता भारतवर्ष में आज भी विद्यमान है। विविधता तो प्रकृति का नियम होता है और इसके लिए यह जो विशाल विविधता थी भाषाओं में, बोलियों में, यह प्रकृति से सुसंगत ही थी। लेकिन आज हम एक भाषा की लड़ाई में खींचे गए हैं। हम कितना भी चाहें ये लड़ाई न लड़ें, यह हमारे लिए असंभव है। क्योंकि भाषा हर समाज की अपनी विशेषता होती है। भाषा यह अस्मिता का लक्षण होता है। जिस प्रकार का समाज का चिंतन होगा, विचार होगा, व्यवहार होगा, उस प्रकार से उस समाज की भाषा आकार लेती है। विकसित समाज की भाषा विकसित होती है। विकसित समाज से तात्पर्य है जो विभिन्न प्रकार के जीवन के पहलू हैं, इन सभी क्षेत्रों में जिस समाज ने चिंतन किया है, जिस समाज ने कुछ वर्तन व्यवहार के नियम तय किए हैं, कुछ व्यवस्थाएं निर्माण की हैं, सामाजिक संगठन निर्माण किया है, ऐसे समाज की भाषा को विकसित कहा जाता है। क्योंकि राजकीय है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, वैश्विक है, औद्योगिक है, न्याय के क्षेत्र का विषय होगा, इतिहास का विषय होगा, भूगर्भ शास्त्र का विषय होगा। ऐसे सभी क्षेत्रों में जिस समाज ने कुछ चिंतन किया है, कुछ व्यवहार के नियम तय किए हैं, ऐसे समाज की भाषा विकसित रहती है। क्योंकि भाषा यह मुख्यतः परस्पर संवाद का माध्यम होती है। समाज इस भाषा के बिना बन ही नहीं सकता। क्योंकि एक दूसरे के भाव समझ में आना, एक दूसरे के विचार समझ में आना और उसके अनुसार समविचारी लोग इकट्ठे आना, इससे समाज बनता है। समान जीवन दृष्टि होती है तो भाषा सामान्यतः समान ही होती है।
ऐसा होने के उपरांत भी भारत एक बहुभाषीय देश रहा है, कम से कम कुछ हजार वर्षों से तो रहा ही है। उससे पहले तो भारतवर्ष में पूरे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। कुछ लोग कहते हैं जो संस्कृत भाषा सीख लेता है वो सुसंस्कृत बन जाता है, लेकिन यह अर्ध सत्य है। सुसंस्कृत बनने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, लेकिन केवल संस्कृत आने से सुसंस्कृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोगों से प्रश्न पूछिए कि भाई रावण कौन सी भाषा में बात करता था, दुर्योधन कौन सी भाषा में बात करता था, ये तो संस्कृत भाषा में ही बात करते थे। तो केवल भाषा संस्कृत होने से सुसंस्कृतता नहीं आती है। तो संस्कृत भाषा का जो विकास है, यह भारतीय समाज के विकसित होने का लक्षण है। संस्कृत भाषा का जो महत्व है, अनन्य साधारणता है, उसका हम विचार आगे करेंगे ही। अभी यहां है यह हम समझ लें कि आज हम एक भाषा की लड़ाई में हमारी इच्छा न होते हुए भी खींचे जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हम में कुछ लोग, जिसे अंग्रेजी में वॉर मॉन्गर कहते हैं, युद्धोत्सुक ऐसे हैं, यह कारण नहीं है। यह लड़ाई तो हम पर थोपी गई है। हमारी सभी भाषाओं को नष्ट करने का एक उपक्रम, एक षड्यंत्र, यह न केवल देश में लेकिन विश्व भर में चल रहा है। जैसे भारतीय भाषाएं अंग्रेजी भाषा के कारण भयभीत हैं, क्रमशः उनका ह्रास होता जा रहा है, वो क्षीण होती जा रही हैं। आप विद्यालयों का विषय विचार में लाएंगे तो ध्यान में आएगा कि अंग्रेजी भाषा माध्यम रखने वाले विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और भारतीय भाषाओं में फिर मराठी होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, मलयालम होगी, गुजराती होगी, पंजाबी होगी, बंगाली होगी, उड़िया होगी, असमी होगी, इन भाषाओं में चलने वाले विद्यालय और कक्षाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यह हमने मांगा हुआ ऐसा विषय नहीं है, यह तो अंग्रेजों ने हम पर थोपा हुआ विषय है। अंग्रेज भारत में सत्ताधीश थे, तो उनका पूरा शासन सत्ताधिष्ठित रहा, और इस सत्ता के उपयोग और दुरुपयोग के साथ उन्होंने भारत पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत ऐसी दोनों बातों को बहुत गहराई तक स्थापित करने का सफल प्रयास किया। और इसलिए आज हम देखते हैं कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप बात करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, तो कहेगा अरे विदेशी देशी ऐसा भाषा में कुछ नहीं होता है। उसको इसकी जरा भी समझ नहीं होती है कि भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा इनमें अंतर है। भारतीय भाषा फिर वो जो 18 भाषाएं हमारे संविधान के हिसाब से कही गई है, वो 18 भाषाएं तो छोड़िए, उनको छोड़कर जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, भोजपुरी है, अहिरी है, यह भी भाषाएं जो हैं, यह भी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं सभी। केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना यह अन्य भाषाओं का अपमान है। अन्य भी सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं ही हैं, राष्ट्रभाषाएं ही हैं। राष्ट्र के विचारों की, व्यवस्थाओं की और राष्ट्र जीवन की समग्रता में अभिव्यक्ति करने की जिसमें जिसमें सामर्थ्य है, वे सब भाषाएं
भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसमें समस्या का विषय एक आगे आता है, वह है संपर्क भाषा कौन सी हो। तो हजारों लाखों वर्षों से तो भारत में संपर्क भाषा संस्कृत ही रही। अंग्रेज भारत में आए तब तक सामान्यतः संस्कृत भाषा ही संपर्क भाषा रही, लेकिन आज संपर्क भाषा की समस्या के कारण भारत में राष्ट्रीय अस्मिताओं से बड़ी प्रादेशिक भाषाओं की अस्मिताएं खड़ी हो गई हैं। इस कारण संपर्क भाषा की समस्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी समस्या है जिसका निवारण तो हमें करना ही होगा, उसका कुछ विचार हम अवश्य करेंगे। इसके साथ में हमारी भाषाओं को बचाने के लिए जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, वास्तव में लड़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि दिल्ली से लेकर गली तक जो भी भाषा के बारे में बात करता है, बात तो यही करता है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। अभी बनी हुई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी आग्रह किया गया है मातृभाषा में शिक्षा का। तो बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हमारी भारतीय भाषाओं की विद्यालयों की और कक्षाओं की संख्या घटती जा रही है, विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इसे मैं हारने की लड़ाई कहता हूं। हम इस भाषा की लड़ाई में निरंतर क्रमशः हारते ही जा रहे हैं। आप देखिए इसका आलेख आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि निरंतर हमारी इसमें हार होती जा रही है। हमारी भाषाएं, उनका उपयोग, उनके बोलने वालों की संख्या घटती जा रही है। हमारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं पर अंग्रेजी का अतिक्रमण हो रहा है और अंग्रेजी मिश्रित भाषा ही बोलना, ऐसा जैसे नियम बन गया है। कोई शुद्ध हिंदी में बात करे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारी बॉलीवुड की जो अलग अलग प्रकार के चित्रपटों में भाषा का विषय हमने देखा होगा कि शुद्ध भाषा बोलने वाला जो है वो वहां विनोद का पात्र होता है, मजाक का विषय होता है। और जो उर्दू मिलाकर उसमें बोलता है, उसमें अंग्रेजी के शब्द मिलाकर बोलता है, वो सामान्य माना जाता है। ये भारतीय भाषाओं के पतन के क्षेत्र में हमारे जो सिनेमा क्षेत्र है इसका भी बहुत बड़ा योगदान कहना ठीक नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस दृष्टि से इस लड़ाई का विचार हमें करना होगा। इस लड़ाई को जीतने की लड़ाई हम कैसे बना सकते हैं, इस दृष्टि से योजनाएं बनानी होंगी। उस दृष्टि से समाज मानस में हमें सुधार करना होगा। प्रचार प्रसार और हमारे जितने भी बल स्थान हैं, उन बल स्थानों का उपयोग करते हुए, अंग्रेजी भाषा के दुर्बल स्थानों का उपयोग करते हुए हमें फिर से हमारी राष्ट्रीयता की, हमारी इस अस्मिता की, हमारी इस भारतीयता की लड़ाई को जीतना होगा। अब भाषा के बारे में कुछ आधारभूत ऐसी बातें जानना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है कि यह जो लड़ाई यदि हमने लड़नी है तो इस लड़ाई के सब पहलू, इन्हें हमें गहराई से और व्यापकता से, सूक्ष्मता से समझना होगा। तो भाषा का विकास किस लिए होता है, तो शुरू में ही मैंने जैसे बताया कि हर समाज परस्पर संवाद के लिए भाषा का विकास करता है। उस समाज की रीति नीति जैसी होगी, उस समाज की जीवन दृष्टि जैसी होगी, उस समाज के व्यवहार सूत्र जैसे होंगे, उस समाज की सामाजिक संगठन के जैसे होंगे,
उस समाज की भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे होंगी, उस समाज के जीवन की जो जितनी विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्ति होगी, इन सब के आधार पर उस समाज की भाषा का विकास होता है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि संस्कृत जितनी उन्नत, संस्कृत जितनी श्रेष्ठ, विकसित, ऐसी भाषा विश्व में और कोई नहीं है। इसको ये गुणों का बखान हम आगे और करने ही वाले हैं, लेकिन यहां हम इतना ही मान लें, समझ लें कि भाषा का विकास यह समाज के विकास के साथ में समीकरण रखता है। जिस समाज की भाषा जितनी विकसित, वह समाज उतना विकसित होता है। दूसरा समाज भाषा के बारे में यह भी हमें समझना होगा कि भाषा यह हमारी हर अभिव्यक्ति के सटीक ऐसे प्रकटीकरण के लिए समर्थ होनी चाहिए। हमारे मन में जो विचार आते हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न क्षेत्रों के, उन सब विचारों को, उन सब क्षेत्रों से संदर्भ में हमारे विचार हम स्पष्टता से रख सकें। और स्पष्टता से रखने का अर्थ यह है कि सामने वाला उसे समझ सके। हम जो जिस भाव से कहना चाहते हैं उसी भाव के साथ में उसे ग्रहण करे। इस प्रकार की सामर्थ्य उस भाषा में होनी आवश्यक है। ऐसा होगा तब वह समाज की भाषा कही जाएगी, विकसित भाषा कही जाएगी। तो अभिव्यक्ति की सामर्थ्य यह भाषा के लिए एक अत्यंत विकास का लक्षण है। और इस दृष्टि से संस्कृत का हम विचार करेंगे तो ध्यान में ऐसा आएगा कि संस्कृत यह इतनी समृद्ध भाषा है, इतने विविध प्रकार के समाज जीवन के क्षेत्रों की, शब्दों की, विचारों की, व्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति के लिए जितनी संस्कृत समर्थ है, इतनी विश्व की अन्य कोई भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा तो बहुत ही कमजोर है, दुर्बल है। हमारी संस्कृतोद्भव ऐसी जो सब भाषाएं हैं, वैसे तो जो ग्रीक, लैटिन वगैरह सब भाषाएं हैं ना, जिन्हें अंग्रेजी की मूल भाषा माना जाता है, यह भी संस्कृतोद्भव भाषाएं ही हैं। लेकिन भारतीय भाषा में और इनमें अंतर इसलिए बढ़ गया कि भारत का प्रभाव जितना भारतवर्ष के अंदर रहा, उस प्रभाव से ये जो बाहर के देश थे, बाहर के समाज थे, वहां पर उस प्रभाव का अभाव रहा। इसके कारण इनकी भाषाएं संस्कृत को लेकर, संस्कृत का साथ लेकर, संस्कृत का मार्गदर्शन लेकर विकसित होने का अवसर इन्हें नहीं मिला। अन्यथा तो अंग्रेजी भी शायद भारतीय भाषा जैसी ही एक विकसित भाषा मानी जाती। विकसित भाषा का और भी एक लक्षण होता है कि यह तर्क शुद्ध हो। एक जगह पर एक शब्द का उपयोग जिस ढंग से हो, दूसरे जगह पर उसी अर्थ से यदि शब्द का प्रयोग करना है तो उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसे तर्क शुद्ध कहते हैं। व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भाषा व्याकरण शुद्धि की दृष्टि से कमजोर होती है, वह अविकसित होती है, क्योंकि व्याकरण के दृष्टि से जो अशुद्ध है, जो तर्क विचार के दृष्टि से अशुद्ध है, ऐसी भाषाएं सीखना और समझना दोनों ही कठिन होता है। अंग्रेजी भाषा के कुछ उदाहरण लेकर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अंग्रेजी भाषा में विविध प्रकार के शब्द बनाने की कुछ क्षमता है।
इन शब्दों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के शब्द अंग्रेजी के बनते हैं, लेकिन इनमें व्याकरण शुद्धता, तर्क शुद्धता न होने के कारण आपको इन सबको स्मृति में संग्रहित करना पड़ता है। एक नियम, एक सूत्र आपने याद कर लिया और उस सूत्र के हिसाब से जैसे आप सैकड़ों गणितों का हल निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर गणित भिन्न होता है और फिर हर गणित को सुलझाने के लिए अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा ही अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में हम पाते हैं। सी शब्द का उच्चारण कैसे होता है? तो कभी क उच्चारण होता है, कभी क्यू उच्चारण होता है, कभी क्यू शब्द, क्यू अक्षर का जो है, क्यू जो वर्णमाला का अक्षर है अंग्रेजी, उसका उच्चारण क होता है। अब कुरान जब आप कहते हैं तो QRAN हो जाता है उसका। अब ये क्यू लाने की क्या जरूरत थी भाई, के शब्द है ना आपका। लेकिन ऐसी तर्क विसंगत ऐसी है भाषा है। ए शब्द का, ए अक्षर का प्रयोग होता है तो कभी इसका उच्चारण अ से होता है, तो कभी इसका उच्चारण ए से होता है, तो कभी इसका उच्चारण ही नहीं होता है। कभी इसका उच्चारण और भी भिन्न होता है, जैसे BAT होता है, लिखते हैं तो BAT है, उच्चारण उसका करते हैं बैट। अब ये न तो अ है न ए है, ये तीसरा ही उच्चारण है। अक्षर तो वही है, ए अक्षर। ई अक्षर होता है, उसकी भी ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चारण होते हैं। और किस शब्द में उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, इसे कंठस्थ करना होता है। इसके लिए हमारी स्मृति का बहुत व्यय हो जाता है, खर्च हो जाती है। हमारी स्मृति की शक्ति जो है, क्षमता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। ई का उच्चारण हम देखते हैं तो ई का उच्चारण ई भी होता है, ई का उच्चारण ए भी होता है, ई का उच्चारण ए भी होता है, और ई का उच्चारण अनंत भी होता है, या जिसे हम उच्चारणहीन ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी होता है, जैसे पीपल हम शब्द कहते हैं तो उसके अंत में जो ई शब्द, ई अक्षर लगा है, उसका कोई उच्चारण नहीं है। हम PEOPL इतना कहेंगे तो ही उसका उच्चारण तो पीपल ही होगा, और उसके आगे ई लगाए तो भी वही है। तो उस ई का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, अर्थहीन। ऐसा यह ई अक्षर का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से कई शब्दों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही तर्क विसंगत ऐसी भाषा है, जिसे अंग्रेजी में ही आर्बिट्रेरी कहा जाता है। और अंग्रेज लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश इज एन आर्बिट्ररी लैंग्वेज, अतर्क संगत। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ऐसा जो होता है उसे अतर्क संगत कहा जाता है। उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, उसके पीछे कोई विचार नहीं होता। अब इनकी वर्णमाला भी देखिए। इनकी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, मूलाक्षर हैं, मूलाक्षर हैं। इसमें 5 तो स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। लेकिन इनकी जो रचना है वो आप देखेंगे तो इस रचना में जो अक्षर हैं, उन अक्षरों का जो क्रम है, उसमें एक अक्षर का दूसरे अक्षर से कोई संबंध नहीं है। जैसे ABCD हम कहते हैं तो ए का बी से कोई संबंध नहीं है, बी का सी से कोई संबंध नहीं है, एफ का जी से कोई संबंध नहीं है। ये असंबद्ध इस प्रकार से इस वर्णमाला की रचना है। भारतीय वर्णमाला का विचार करिए, सभी भाषाओं की, तो हमारे ध्यान में आएगा ये तो बड़े व्यवस्था से इनकी रचना की गई दिखाई देती है। फिर स्वर हैं
उनमें से अ से लेकर आह तक ऐसे पहले तो 16 स्वर हुआ करते थे, अब 4 स्वर उसके रु रु और लू लू जो है वह आजकल प्रयोग में नहीं लाए जाते, तो 12 स्वर रह गए और 36 व्यंजन हैं। भारतीय भाषाओं में सामान्यतः 36 व्यंजन हैं। कुछ एक आध दो किसी भाषाओं में कम होते हैं, जैसे ळ अक्षर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है, मराठी में होता है, तो एक दो अक्षरों का आगे पीछे हो रहा है, ये तो स्वाभाविक है इतनी भाषाओं की विविधता में। लेकिन ये जो 36 व्यंजन है, इनकी वर्णमाला में एक विशिष्ट नियम से रचना की गई है। तो इनमें क वर्ग है, तो क ख ग घ ङ। अब ये क ख ग घ ङ, इसका क वर्ण कैसे तय हो गया भाई? आपके ध्यान में आएगा, इन पांचों अक्षरों का उच्चारण जो है वह हमारे मुंह के अंदर के जो अवयव हैं उनके आधार पर है। तो क वर्ण है, क वर्ग है, फिर ट वर्ग है, छ वर्ग, त वर्ग है, प वर्ग है। इन सब वर्गों के उच्चारण के लिए हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया और इस वर्णमाला का निर्माण किया गया। इसके लिए क का उच्चारण कैसे होता है एक बार पता चल गया तो ख ग घ ङ इन सब का उच्चारण आ जाएगा। प का उच्चारण कैसे होता है ये ध्यान में आया? ये तो ओष्ठ्य शब्द है, प फ ब भ म। तो पांचों के पांचों अक्षर जो है ये ओष्ठ्य हैं, होठों को एक दूसरे से जोड़कर इनका उच्चारण किया जाता है। फिर ओष्ठ्य है, दंत्य है, तालव्य है, मूर्धव्य है और कंठ्य है। ऐसे 5 प्रकार के व्यंजन और स्वर, इनमें इसका विभाजन किया गया है और इस प्रकार से हमारी वर्णमाला की रचना बनती है। अत्यंत शास्त्र शुद्ध, वैज्ञानिक, समझने को, याद रखने को बहुत सरल। और एक विकसित भाषा का लक्षण देखें कि शब्द निर्माण की क्षमता। अब शब्द निर्माण की क्षमता का एक मोटा मोटा हम विचार करें तो गणित में एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक प्रकार होता है। उसके आधार पर यदि 3 ही अक्षर होंगे तो उसके कितने शब्द बन पाएंगे? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के गणित के हिसाब से इसके 6 शब्द बन पाएंगे। ये क्षमा करें, ये इसके 6 अलग अलग प्रकार के संयोग बन सकेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हैं। इनके आगे पीछे ऊपर नीचे करके जो भी शब्दों का निर्माण होगा उसकी संख्या जो आएगी गणित से निकाली जा सकती। उसकी तुलना में 36 व्यंजन और 12 स्वर यानी 48, 26 की तुलना में 48 मूलाक्षर हैं। ऐसी भाषाओं में शब्द निर्माण की जो क्षमता है वो एक के ऊपर 22 शून्य रखेंगे आप, तब जो संख्या आएगी इतने गुना अधिक होगी। किसी भी गणितज्ञ से आप ये गणित सुलझा लीजिए तो वो भी बताएगा हाँ ये तो सही बात है। इतनी विशाल शब्द निर्माण की क्षमता होने के कारण हमारी भाषाएं अत्यंत विकसित हैं। यानी जो भाषाएं आज भारत में राष्ट्रीय भाषाएं कही जाती हैं उसके दूसरे क्रमांक पर आने वाली, जैसे मैंने बताया, हिरानी भाषा है, भोजपुरी भाषा है। तो यह तो वैसे बहुत विकसित भाषाएं नहीं मानी जाती भारत में, लेकिन यह भाषाएं भी इस अंग्रेजी से अधिक विकसित हैं, ऐसा हम इनके उपयोग के प्रमाणों के साथ में बता सकते हैं। तो इन
भारतीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से और भी एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वह है इसकी सरलता। हमारी भाषाएं जो हैं इनकी और एक विशेषता यह है कि जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। आप कल्पना कीजिए कि जो जैसी बोली जाती है ऐसी लिखी हुई लिखा हुआ मिलेगा तो बहुत सरल है उसको पढ़ना। लेकिन अभी जैसे मैंने उच्चारण की समस्या बताई अंग्रेजी की, तो लिखा कुछ जाता है उच्चारण कुछ अलग होता है। लिखा जाता है WHAT और उच्चारण किया जाता है व्हाट। अब ये व्हाट का न तो W से संबंध है न इस व्हाट शब्द के 4 अक्षरों से सीधा संबंध है। उच्चारण भिन्न है कुछ भी। हम PUT पुट कहते हैं और CUT कट हो जाता है। अब ये कैसे होगा भाई? PUT पुट होता है तो CUT क्यूट क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो अंग्रेजी है, उसको तो ऐसे ही कंठस्थ करना होगा। उसके लिए आपके दिमाग को खर्च करना होगा, याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। और इसीलिए अंग्रेजी भाषा सीखना एक कठिन बात है। हमारी भाषाओं को बचाना, हमारी भाषाओं के आधार पर भारत के व्यवहार चलना, ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी भाषाएं श्रेष्ठ हैं। यह जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से पढ़ा जाता है। आप कल्पना कीजिए, मनुष्य जब भाषा कोई भी सीखता है तो उसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है वो देखता है, अक्षर देखता है, फिर अक्षर समझता है, फिर वो बोलता है, फिर वो लिखता है। इन 4 चरणों में भाषा का विकास होता है। तो यहां तो जो बोलता है और लिखता है उसमें अंतर होने से, तो बोलने और लिखने की जो प्रक्रिया है इनमें टूटन आ जाती है। एक दूसरे से इनका संबंध विच्छेद हो जाता है। बोलते कुछ है, लिखते कुछ है। अब साइकोलॉजी लिखेंगे, अब उसमें साइकोलॉजी में पी कहां से आ गया भाई? आपको तो याद करना होगा, उसको कंठस्थ करना होगा। आपकी स्मृति का, आपकी स्मृति की क्षमता का उसके लिए खर्च करना होगा। ऐसी कई बातें उच्चारण की दृष्टि से, व्याकरण शुद्धता की दृष्टि से, शब्द निर्माण की क्षमता की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की सटीकता की दृष्टि से, ऐसी हर दृष्टि से भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं। इसे हमें समझना होगा। अभी मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ। स्वाति जी, आप अपना निवेदन पूरा कर लें, उसके बाद में इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। स्वाति जी। स्वाति जी तैयार हैं? जी नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जिस ग्रंथ पर आधारित है वो हमने 2 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसके कुल पृष्ठ 728 है। पंजीकरण में ये आपको मात्र छूट में 799 रुपए में उपलब्ध होगा। आप हमें वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं या गूगल पे क्रमांक है हमारा भीष्म प्रकाशन का 9503864401। इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं और आपकी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है, हमारी विशेषताएं कौन सी है, भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला ये ग्रंथ हर भारतीय के घर में होना चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप ये अपने समविचारी स्नेही जनों में कृपया फैलाइए। आप भी खरीदी कीजिए, कृपया भेंट दीजिए, बच्चों के लिए खरीदी कीजिए। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण।
भारतीय कुटुंब संस्था का परिचय इसमें बहुत विस्तृत तरह से किया गया है। कुल पृष्ठ इसके 200 है, मात्र 250 रुपए में ये हमने उपलब्ध किया है। इसकी छूट हमने बढ़ा दी है, 31 अक्टूबर तक हमने ये छूट बढ़ाई है। हम बार बार इसलिए छूट बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आप ले सके, इसलिए हम ये छूट बढ़ा रहे हैं। इसी का पंजीकरण भी आप वेबसाइट पर जाकर या हमारे गूगल पे क्रमांक पर पेमेंट करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों के लिए, किसी को उपहार में देने के लिए ये ग्रंथ आप जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भाषाओं की एक और विशेषता है, हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। इसके बारे में हमने पहले के कई अध्यायों में विचार किया है। क्यों है, मोक्ष का अर्थ क्या है, इन सब बातों को समझने का प्रयास किया है। तो हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से, मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि से भी हमारी भाषाएं अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत उपयुक्त हैं। हमारे यहाँ भाषा का यानी अभिव्यक्ति का, परस्पर संवाद का, आकलन का जितनी गहराई से विचार हुआ है, विश्व में अन्य किसी समाज ने नहीं किया है, अन्य किसी भाषा भाषियों ने नहीं किया है। जो भाषा जो है, यह जब अभिव्यक्त होती है तो ध्वनि के माध्यम से होती है, वाणी के माध्यम से होती है। इस वाणी का विचार और ध्वनि का विचार भी बहुत गहराई से हमारे यहाँ हुआ है। इसके आधार पर दो प्रकार की भाषाएं बनती हैं। एक भाषा तो बनती है, वह आहत ध्वनि के आधार पर बनती है। आहत ध्वनि उसे कहते हैं जो दो भिन्न पदार्थों के या समान पदार्थों के एक दूसरे के साथ टकराने से निर्माण होती है, उसे आहत ध्वनि कहते हैं। हमारी जो दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं जिनमें संवाद होता है लोगों का, यह इस प्रकार की आहत ध्वनि पर आधारित ऐसी भाषाएं हैं। दूसरा जो ध्वनि का स्तर होता है वह होता है अनाहत। बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी दो पदार्थों के एक दूसरे के ऊपर टकराने के जो भाषा, जो ध्वनि निर्माण होती है, उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। और हमारे यहाँ तो इस आहत ध्वनि से लेकर अनाहत ध्वनि तक पहुंचाने की दृष्टि से वाणी का विचार हुआ, ऐसा हमारे शास्त्रों में दिखाई देता है। इसके लिए अनाहत, प्रारंभ तो अनाहत से हुआ। जब सृष्टि में हलचल शुरू हुई तब आहत ध्वनि शुरू हुई। यह हलचल शुरू होने से पहले तो अनाहत का ही क्षेत्र था पूरा। ये जो हम ओंकार कहते हैं, यह वास्तव में देखा जाए तो इस पूरी समूची सृष्टि का अनाहत ध्वनि का एक प्रकटीकरण है। उस पूरी समूची सृष्टि के साथ में तादात्म्य पाने की दृष्टि से ओंकार ध्वनि की जाती है। हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो ओंकार से शुरुआत करते हैं। इसके माध्यम से हम उस अनाहत ध्वनि को के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस आहत ध्वनि से लेकर अनाहत ध्वनि, या उल्टे कहें अनाहत ध्वनि से प्रारंभ करके आहत ध्वनि तक पहुंचने के हमारे यहाँ वाणी के 4 प्रकार बताए हैं। परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी। वैखरी उसे कहते हैं जो हम अपने कंठ से निकालते हैं,
जो दुनिया भर की जो भाषाएं बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं, यह सब वैखरी के स्तर की भाषाएं हैं। हमने अभी तक जो भाषा के गुण लक्षण देखे हैं, यह तो इस वैखरी के गुण लक्षण देखे हैं। भारत में तो भाषा का विचार इस आहत ध्वनि से लेकर अनाहत ध्वनि तक, यानी वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये परावाणी का जो स्तर होता है, यह तो आत्मचिंतन का या आत्म तत्व को समझने का, आत्म तत्व के साथ में एक रूप होने का यह स्तर होता है। जब मनुष्य परावाणी को समझने लग जाता है, तो उसे दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं रहती कि जो उसे समझ में ना आए। वो परमात्म तत्व से एकाकार हो जाता है, परमात्मा तत्व बन जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और इस दृष्टि से आहत ध्वनि से, वैखरी से लेकर आगे बढ़ते हुए परावाणी तक पहुंचने के प्रयास हमारे यहाँ भाषाविद होते थे, वो निरंतर किया करते थे। इसको समाज जीवन में लाने की दृष्टि से भी कुछ प्रयास किए गए थे, इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। परावाणी तक तो जो आत्म तत्व हर अस्तित्व में है, उस आत्म तत्व को समझने की भाषा होती है परावाणी। उससे आगे पश्यंती का स्तर आता है। तो पश्यंती तो देखने को कहते हैं, पश्य यानी देखना। तो हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्वाद, इनके आधार पर इस जो परावाणी के माध्यम से हमने देखा है, समझा है, उसे इस इंद्रियजन्य ज्ञान के स्तर पर उसका प्रकटीकरण करना, उसे समझना, यह है उसका पश्यंती का स्तर। उसके आगे मध्यमा का स्तर आता है। मध्यमा का स्तर, यह इंद्रिय स्तर पर पश्यंती का जो स्तर है, वहां से इसे वैखरी तक ले जाने का काम जो है, यह मन करता है, बुद्धि करती है। तो मन बुद्धि के उपयोग से इस पश्यंती को वैखरी में बदलना, यह काम मध्यमा का होता है। और मध्यमा का स्तर जो है, यह मन और बुद्धि का स्तर है। ये केवल हमारे श्रवणेन्द्रिय का या हमारे इंद्रियों का विषय नहीं रह जाता, यह मन और बुद्धि का विषय बन जाता है। और इस दृष्टि से केवल यह इंद्रियों के आधार पर, जिह्वा के आधार पर भाषा का प्रकटीकरण, इससे आगे का विचार हमारे यहाँ किया गया था। और उसका स्वरूप कैसा होता था, उसका वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया गया है। शब्द वीण संवादु, कोई शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई वाक्य बोले नहीं जा रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष वैखरी के आधार पर संवाद नहीं हो रहा है, लेकिन संवाद तो हो रहा है। कैसे होता है यह, उसका भी वर्णन ज्ञानेश्वरी में आता है। ये हृदय से ते हृदय घातिले, मेरे मन में जो है वह सामने वाले के मन में पहुंचे। यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जो है, यह मध्यमा की प्रक्रिया है। इस मध्यमा के स्तर तक पहुंचाने की दृष्टि से एक उदाहरण पीछे भी मैंने दिया था। ऐसा कहा गया है, एक युवा ऋषि बैठे हैं, वट वृक्ष के विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं, युवा हैं, और उनके सामने जो शिष्य बैठे हैं, ये सब उनकी आयु की तुलना में वृद्ध हैं। कहा गया है, वृक्षम वटन तरोर्मूले वृद्ध शिष्य गुरोर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्य छिन्न संशय। गुरु मौन है, शिष्य भी मौन है, शिष्य प्रश्न नहीं पूछ रहे, लेकिन गुरु अपने मन और उनके मन के साथ में तादाद में प्राप्त कर उनके मन में क्या प्रश्न है ये समझ लेता है, और अपने मन में ही
उनके मन के माध्यम से, अपने मन और उनके मध्यम मन को जोड़कर उनका निराकरण भी कर देता है। तो इस प्रकार से वाणी विकास की दृष्टि से भी हमारे यहाँ बहुत गहराई से चिंतन हुआ था। दुर्भाग्य से ये जो वाणी विकास का विषय है, ये आज लगभग नष्ट होता जा रहा है। वास्तव में वेदों का उच्चारण जो होता है, तो इस वाणी विकास की दृष्टि से सटीक, सही सही ऐसा उच्चारण होगा, उसके जो परिणाम प्रभाव है, अद्भुत ऐसे हमें अनुभव करने को मिलेंगे। लेकिन इस वाणी के विकास में जो त्रुटि निर्माण हुई है, जो पतन हुआ है, इसके कारण वेदों का उच्चारण तो होता है, परिणाम प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और इस दृष्टि से भाषा के विकास का इस पहलू को भी हमें समझना होगा, और इस दृष्टि से जिसे संभव है उसने इसके प्रयास करने होंगे। अब आते हैं इस भाषा की लड़ाई के क्षेत्र को समझने की दृष्टि से। अंग्रेजी भाषा के बल स्थान क्या हैं? तो सबसे बड़ा बल स्थान तो उनका यह रहा कि उन्होंने भारत पर शासन किया। उनका शासन सत्ताधिष्ठित था। शासन यह तय करता था भाषा कौन सी हो, न्याय व्यवस्था कैसी चले, शिक्षण व्यवस्था कैसी चले, अर्थव्यवस्था कैसी चले, सब शासन तय करता। और इस दृष्टि से मैकॉले बहुत स्पष्ट था, अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, इसका उसका आग्रह था। इसके बारे में पिछले एक सत्र में मैंने बताया था। वो बताता है, यदि हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा देंगे, will be teaching false history, false medicine and false astronomy because they are in the bad company of a false religion. एक गलत धर्म से जुड़े होने के कारण हमें यही घटिया, वास्तव में तो मैकॉले की अकल ही नहीं थी भारत के ज्ञान को समझने की। उसने कहा था कि पूरा भारतीय साहित्य जो है, ये हमारी अलमारी की एक छोटे से अलमारी के हिस्से में बैठ जाएगा। इतना ज्ञान है, इतना केवल मात्र ज्ञान है ये भारतीय भाषाओं में। इसकी जरा भी समझ जिसको नहीं थी, ऐसा व्यक्ति अहंकार के कारण और नीति के कारण ये कहता है, आगे कहता है, we will abstain from giving any public encouragement to the people who are engaged into the conversion of natives into Christianity. हम यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम नहीं बनाएंगे शिक्षा का, तो हमारे जो लोग पादरी हैं, नन्स हैं, जो भारत के ईसाईकरण में जुटे हुए हैं, उनको हम किसी प्रकार की मदद नहीं दे पाएंगे। उसका भाव स्पष्ट था, अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीय युवक जो हैं, ये वैसे ही अंग्रेजियत में रंग जाते हैं, फिर उन्हें ईसाई बनाना बहुत सरल होता है। दुर्भाग्य से यही अंग्रेजी की प्रक्रिया आज भी चल रही है। शिक्षा को भारतीय बनाने की दृष्टि से एक छोटा सा पहलू हमने मातृभाषा में शिक्षा का बहुत ही अधूरा, संपूर्ण शिक्षा की तो हमने कल्पना भी उसमें नहीं रखी है। हम तो केवल माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तक ही हम भारतीय भाषाओं में बात करने की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर रहे हैं, उतनी ही बात कर रहे हैं। अंग्रेजी तो रहेगी तो गुलामी की मानसिकता तो निर्माण होगी ही। हमारी भाषा में सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जिनकी अभिव्यक्ति अंग्रेजी में हो ही नहीं सकती। जैसे धर्म का विषय है, हिंदू का विषय है। अरे भाई, हिंदू का इंडियन थोड़ी हो सकता है, हिंदू तो हिंदू ही रहेगा। धर्म है तो धर्म ही रहेगा, इसको रिलीजन नहीं कहा जा सकता, इसको मजहब नहीं कहा जा सकता, ये धर्म ही है। क्योंकि यह जो भाषा है, वो क्या हमारे शब्द हैं, अर्थवाही हैं। इनके पीछे कुछ अर्थ है, इनके निर्माण की एक बुद्धियुक्त ऐसी प्रक्रिया है। संस्कृत भाषा में बहुत इन्हें गिने ऐसे धातुओं की संख्या है, और इन गिने चुने धातुओं के आधार पर ये पूरे संस्कृत का शब्द भांडार खड़ा है।
नए नए शब्द निर्माण की इसमें क्षमता निर्माण हुई है, या क्षमता इसमें है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किस प्रकार के अर्थवाही शब्द भारतीय भाषाओं में हो सकते हैं, जिनका बुद्धि असंगत ऐसा शब्द प्रयोग अंग्रेजी में होता रहता है। आजकल कहा जाता है कि कंप्यूटर का बोलबाला है। कंप्यूटर के साथ में एक उपकरण का उपयोग होता है, उसे पेन ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव का काम होता है जानकारी को संग्रहित करना, और जब जानकारी का आवश्यक हो उस समय उसको प्रकट करना। अब इस प्रक्रिया में ज्ञान को संग्रहित करना और प्रकट करना, इसके साथ में न तो पेन का संबंध है और न तो ड्राइव का संबंध है। मैंने हमारे एक संस्कृत के जानकार को मैंने सहज ही पूछा कि भाई साहब, ये पेन ड्राइव को क्या कहेंगे हम अपनी भाषा में? उन्होंने कहा कि देखो, इसे हम स्मृति शलाका कह सकते हैं, जिसमें श्रुति स्मृति संग्रहित है। ऐसा एक छोटा सा शलाका है ना, टुकड़ा, डंडी, कितना अर्थवाही, कितना सटीक, नाम लेने से तुरंत ध्यान में आ जाएगा उसका अर्थ क्या है। नहीं तो पेन ड्राइव कहने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतने अर्थवाही है हमारे ये शब्द। धर्म कहने से ध्रुव धातु से बनता है, तो धर्म की का अर्थ तुरंत ध्यान में आ जाता है कि जिससे धारणा होती है। फिर रिलीजन, मजहब से उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार से ऐसे सैकड़ों शब्द हैं। आप भगवत गीता का अध्ययन कर लीजिए और विचार करिए, तो ध्यान में आ जाएगा कि कुछ 100 शब्द तो भगवत गीता में आपको मिल जाएंगे कि जिनका अनुवाद अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। अब रिलीजन है, तो रिलीजन शब्द का भारतीय भाषा में, भारतीय विचारों में अनुवाद हो ही नहीं सकता। ये रिलीजन की जो अवधारणा है वो भारतीय विचारों में है ही नहीं। हमारे यहाँ तो संप्रदायों की है, और संप्रदाय भिन्न होते हैं। हमने पहले अध्याय में एक बार इसे सुना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी जो है, इससे हमारी भाषा श्रेष्ठ है, इसे समझना होगा। तो इस लड़ाई में अंग्रेजी भाषा का जो सबसे बड़ा बल स्थान था, वह था कि उन्होंने हम पर शासन किया और अंग्रेजी को गहराई तक हमारे यहाँ थोपने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। क्योंकि उन्होंने केवल शिक्षा को बदलने का प्रयास नहीं किया, शिक्षा बदल नहीं रही थी। अंग्रेजियत में रंगे हुए युवक युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने सारी की सारी समाज जीवन की व्यवस्थाओं को नष्ट किया और अपनी व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित की। हमारे सामाजिक संगठन को बदनाम किया, सामाजिक संगठन को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। यह उनका बलिस्थान रहा है, और आज भी हम उनके इस षड्यंत्र को, उनके इस पूरे प्रयासों को हम आज भी समझ नहीं रहे। ये उनका बड़ा बलिस्थान है, इसे हमें समझना है। तो जीवन के भारतीय प्रतिमान को समग्रता में समझना होगा। दूसरा उनका बलिस्थान जो है, वह है उन्होंने उपनिवेश बनाए, सत्ताधिष्ठित, ऐसे गुलामी की मानसिकता रखने वाले ऐसे लोगों का निर्माण किया। अब इनका सामना करना है हमें, तो हम उपनिवेश तो निर्माण करने की तो हमारी मानसिकता कभी नहीं रही। तो हमें तो उनके बल स्थानों का अपने बल स्थान के आधार पर सामना करना होगा। अपने बल स्थानों को शक्ति के साथ में, व्याप्ति के साथ में, युक्ति के साथ में समाज के सामने, विश्व के सामने रखना होगा। हमें इस युद्ध को जीतने की योजना बनानी होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह करना होगा कि हमारी अपनी भाषा में श्रद्धा तो हो, हमारे अपनी भाषा की जो समझ है वह तो ठीक हो, उस समझ के अनुसार हमारे मन में श्रद्धा हो। ये श्रद्धा जो होती है, ये हमेशा बुद्धियुक्त तो होती है। जो अंधश्रद्धा होती है वो श्रद्धा होती ही नहीं। वैसे तो अंधश्रद्धा ऐसा कोई शब्द ही भारतीय भाषा में नहीं है। यह तो विकृत मानसिकता के लोगों ने निर्माण किया हुआ शब्द है। हमारे यहाँ तो बुद्धियुक्त श्रद्धा को ही श्रद्धा कहा जाता है।
तो ऐसी बुद्धियुक्त श्रद्धा पहले हमारी भाषाओं के ऊपर स्थापित करें। इसके लिए आवश्यक ऐसा जनमत परिष्कार करें, लोगों में प्रचार प्रसार करें। हमारे विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष शुरू के कुछ 15 दिन ऐसा कुछ भी तय करें कि हमारे जो विद्यार्थी हैं और हमारे जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दें। भारतीय भाषाओं में शिक्षा होना कितना आवश्यक है, कितना भारतीयता को प्रस्थापित करने की, प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इसकी समझ उनमें निर्माण करना और उन्हें समाज में भेजना। घर घर में जाकर वे स्थापित करें कि जो अंग्रेजी की मांग आप कर रहे हो, यह तो समाज जीवन को घटिया बनाने की दिशा में ले जाने वाला है। हमारा झगड़ा अंग्रेजी से नहीं है, अंग्रेजी भाषा से नहीं है, ये उस भाषा के साथ में आने वाली अंग्रेजियत से है, एक घटिया संस्कृति से है, एक घटिया उपनिवेशवादी ऐसी मानसिकता से है। इसे हमें स्पष्ट करना होगा और इस दृष्टि से लोकमत परिष्कार करना होगा। इसके साथ में ही आज जो विश्व की स्थिति है, इसमें भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित इनमें करने के प्रयास करने होंगे। विदेशों में हमारे वक्ता जाते हैं तो वहां पर एक अनुवादक साथ में रखें जो हमारी भाषा में, हिंदी में हम भाषण करें और उसका अनुवाद लोगों के सामने रखें। आग्रह पूर्वक ऐसा करें। जब यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि बन के अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उन्होंने हिंदी में भाषण किया, आग्रह पूर्वक किया। ऐसा आग्रह हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर भी रहे। वह यदि अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो उसे दूसरी भाषा आती नहीं, तमिल में बोलेगा, वही समस्या नहीं है। तमिल में से हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति साथ में रखिए और उसे तमिल भाषा में बात करने दीजिए, उसका हिंदी में अनुवाद करके कोई आपको समझाए वो विषय में क्या कह रहा है। अब ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन यदि हमारी भाषाओं को बचाना है, पूरे विश्व को लाभान्वित करने वाली ऐसी श्रेष्ठ भाषाओं को जीवित रखना है, अंग्रेजी के माध्यम से इनका जो ह्रास हो रहा है, इन्हें जो नष्ट किया जा रहा है, इसे यदि रोकना हो तो परिश्रम तो हमें भी करने ही होंगे। अंग्रेजी भाषा में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा का आग्रह कुछ दिनों तक हमारे यहाँ देश में चला। इतना सामाजिक बड़ा अपराध दूसरा हो नहीं सकता। हमारे बच्चे जो हैं, जो सहजता से अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, उस मातृभाषा के माध्यम से एक बार वो सब सीख जाते हैं तो अंग्रेजी सीखना उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। मैं पूर्व में कभी गोदरेज में काम करता था और टाइपराइटर डिपार्टमेंट में हम कहा करते थे और उसका हमारा कोलैबोरेशन जो था वह जर्मन कंपनी के साथ में था। तो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट के कई बच्चे, कई युवक ये जर्मन भाषा सीखते थे। तो 2 महीने की जर्मन भाषा सीख लेते थे, 2 महीने में सीख लेते थे और चले जाते थे जर्मनी में, चल जाता था उनका काम। अरे भाई, अंग्रेजी में भी यह हो सकता है। अंग्रेजी भाषा कैसे संभाषण वर्ग और वाचन वर्ग चलाए। तो आज भी जिस प्रकार से हमारे युवक जर्मनी में जाकर उनका काम चल जाता है, इटली में जाकर काम चल जाता है, रशिया में जाकर चल जाता है, यूक्रेन में जाकर चल जाता है, अमेरिका में जाकर चल जाता है, वैसा अंग्रेजी में भी चल जाएगा उनका काम। इसके लिए अंग्रेजी को पूरे देश पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से देश पर इसे थोपना यह समाज द्रोह है। आप कल्पना कीजिए, दुनिया में भी केवल 10, 12, 15 ऐसे देश होंगे जिनके अंतर्गत व्यवहार भी अंग्रेजी में चलते हैं। बाकी सब देश तो आग्रह पूर्वक अपनी ही भाषा में अपने देश में व्यवहार चले, इसका आग्रह पूर्वक प्रयास करते रहते हैं। मैं भी विदेश में गया था तो ध्यान में यह आया, उनके साथ में संवाद करते समय हमेशा हमें
एक अनुवादक की आवश्यकता रहती थी। तो यह बहुत स्वाभाविक है, और यह जर्मनी में चल सकता है, ताइवान में चल सकता है, तो इंग्लैंड में भी चल सकता है। इसे हम समझें। अंग्रेजी भाषा को, भाषा के स्तर पर तो हमें कोई झगड़ा नहीं। भाषा तो हमारे यहाँ भी जैसे जर्मन सीखते हैं, जैसे इटालियन सीखते हैं, जैसे चाइनीज सीखते हैं, ऐसे अंग्रेजी भाषा भी में भी बच्चे सीखेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इनकी माध्यम भाषा के रूप में है, माध्यम भाषा नहीं बननी चाहिए। ये अंग्रेजियत निर्माण करने वाली भाषा है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। ये भारत को भारतीयता से दूर करने वाली भाषा है, इसे हमें समझना होगा। ये भारत की इतिहास से दूर करने वाली भाषा है, ये भारत के भूगोल से दूर करने वाली भाषा है, ये भारत के खगोल से दूर करने वाली भाषा है, यह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को दूर करने वाली भाषा है। इन बातों को हमें समझना होगा, और इस दृष्टि से हमारे अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, इन्हें भी अपनी कक्षा में अपना विषय शुरू करने से पहले ये जो भारतीय भाषा दृष्टि है, अंग्रेजी की ओर देखने की दृष्टि है, इसे सब बच्चों के मन में स्थापित करना होगा। मैं अंग्रेजी आपको पढ़ा रहा हूं, इसे केवल भाषा के रूप में आप स्वीकार करें, इसे माध्यम के रूप में स्वीकार करना यह भारत द्रोह है। आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा अंग्रेजी का अध्यापक या शिक्षक मिलेगा जो इस प्रकार की दृष्टि देता है। यह परिवर्तन तो करना होगा, आग्रह पूर्वक करना होगा। इस प्रकार से हर क्षेत्र में, हर पहलू से हम अंग्रेजी को माध्यम की दृष्टि से दूर करके अपनी भाषाओं को स्थापित करने का प्रयास करें। एक प्रश्न, हमारी भाषाओं में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने वाले, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग कहते हैं इसके कारण हमारी भाषाएं अधिक विकसित होती हैं। अंग्रेजी का उदाहरण देते हैं। देखो, अंग्रेजी में हजार है शब्द अंग्रेजी में ले लिया, बाजार है अंग्रेजी में ले लिया, तो देखो अंग्रेजी कैसे समृद्ध होती है दूसरे भाषाओं के शब्द लेकर। उन्हें हमें यह समझाना होगा, अंग्रेजी तो एक आर्बिट्रेरी लैंग्वेज है। अंग्रेजी तो समृद्ध होगी अलग अलग भाषाओं से शब्द लेकर, लेकिन हमारी भाषाएं जो है यह बुद्धियुक्त है, इनके शब्द अर्थवाही हैं। इनमें इस प्रकार के उलझलूल, इस प्रकार के अबुद्धि संगत ऐसे शब्दों का प्रयोग करना यह हमारी भाषाओं को प्रदूषित करता है, हमारी भाषाओं को घटिया बनाता है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, और अपनी भाषा में बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करते हुए, फिर उसमें किसी आपको तमिल शब्द का प्रयोग करना है तो अवश्य कीजिए, अंग्रेजी का नहीं करना है। इसे ध्यान में रखिए, इसे ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार से भाषा का प्रदूषण हम न होने दें, क्योंकि हमारी भाषा बुद्धि संगत है, इसे आर्बिट्रेरी नहीं बनाना है। क्योंकि आर्बिट्रेरी भाषा सीखने के लिए अधिक परिश्रम लगता है, और अधिक परिश्रम लगने के कारण दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये अहितकारी ऐसी भाषा है। संस्कृत भाषा ऐसी है जो इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भाषा है, पूरे विश्व की भाषा बने ऐसी शक्ति उसमें है, ऐसी सामर्थ्य उसमें है। इस दृष्टि से संस्कृत का विचार हमें करना होगा। माध्यम का विषय भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आज खड़ा है। भाषानुसार राज्यों की रचना हमारे देश में की गई 60 के दशक में। कुछ लाभ तो उसके अवश्य मिले हैं, लेकिन भाषा के स्तर की अस्मिताएं खड़ी हो गई हैं, और इस कारण आज किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। दक्षिण के प्रांत हैं, और विशेष रूप से तमिलनाडु, वहां के लोगों का कहना
कि भाई हम अंग्रेजी भी सीखें, तमिल भी सीखें और हिंदी भी सीखें। ऐसा क्यों? हिंदी प्रदेश वाले तो केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं और काम चल जाता है उनका। तो इस भाषा की समस्या को यदि हल करना है तो हमें त्रिभाषा फार्मूला जो है इसको स्वीकार करना होगा। और उसमें भी आगे बढ़कर यदि हम 4 भाषाओं का एक सूत्र स्वीकार करते हैं कि संस्कृत है, हिंदी है, दक्षिण की कोई एक भाषा और अंग्रेजी, कुछ काल तक अंग्रेजी सिखाएं। दक्षिण में सीख पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी भाषा भी पढ़ें और उत्तर में हिंदी भाषी प्रदेश जो हैं वहां के बच्चे जो हैं वो दक्षिण की कोई भाषा पढ़ें। इससे फिर संपर्क भाषा की समस्या दूर होने में बहुत मदद होगी। और संस्कृत यदि सारे देश में, संस्कृत यह एकमात्र भाषा ऐसी है कि जो पूरे देश में कुछ प्रयासों से स्वीकार करने योग्य बनेगी, ऐसी उसमें क्षमता है, योग्यता है। तो हमें इस दृष्टि से संस्कृत की ओर देखना होगा। अभी एक सेंसस होने वाला है, जनसंख्या का सर्वेक्षण होने वाला है। उसमें आपसे लोग पूछेंगे भाषा के बारे में। उसमें लिखा होगा आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप उसके साथ में हिंदी जैसे लिखेंगे, अपनी तमिल लिखेंगे, तेलुगु लिखेंगे, उसके साथ में संस्कृत भी लिखें। क्योंकि संस्कृत के कुछ लोग तो आप जानते ही हैं, संस्कृत के कुछ स्तोत्र तो आप जानते ही हैं, कहते ही हैं। तो संस्कृत कुछ मात्रा में तो आप जानते ही हैं। ऐसा लिखने से संस्कृत एक भाषा के रूप में देश में बनी रहेगी। संविधान के पीछे हम शक्ति खड़ी करेंगे संस्कृत के लिए, तब संस्कृत बनी रहेगी। इस प्रकार का आह्वान करता हूं। आज इस भाषा विषयक जो लड़ाई है उसे जीतने की दृष्टि से, योजना की दृष्टि से मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, उनका विचार हम सब अवश्य करें और यथाशक्ति, यथासंभव, यथाव्याप्ति हम उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रयत्नशील हों। यही आप सबसे अपेक्षा है, हम सबसे अपेक्षा है। अगला विषय हमारा जो होगा वो भारतीय इतिहास दृष्टि का होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। कुलकर्णी पूछना चाहते हैं। कुलकर्णी जी पूछिए, उनके बाद कुलदीपिका केसकर जी तैयार रहेगा। सर, परा पश्यन्ति मध्यमा हम कहाँ और कैसे सीख सकते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि अगर संस्कृत भाषा में आजकल लू रू ये इस्तेमाल होते नहीं तो उसको निकाली क्यों नहीं देते हैं? थोड़ा और सरल क्यों नहीं बना देते हम लोग? देखिए, आज भारत में हमारे सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, जिस प्रकार का शासन है और जिस प्रकार की समाज व्यवस्था है, यह सत्ताधिष्ठित है, शासनाधिष्ठित है। और लोकतंत्रात्मक शासन होने के कारण कोई भी शासक सामान्य जन का जो विचार है वह क्या है उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य है। जब एक व्यापक मांग, जैसे आप मांग कर रहे हैं, ऐसी मांग करने वाले करोड़ों की संख्या में देश में होंगे, तो कोई लोकतंत्रात्मक छोड़िए, कोई शासन, राजा का शासन वाली होगी, डिक्टेटर वाला शासन होगा, वह भी बाध्य हो जाएगा इस मांग को पूरी करने के लिए। इसलिए इसे हमें समझना होगा कि इस दृष्टि से जितना अधिक लोकमत परिष्कार हम कर सकते हैं उतनी की आवश्यकता है। नहीं, मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं था सर। मैंने पूछा था परा पश्यन्ति मध्यमा कहाँ और कैसे सीख सकते हैं? नहीं, तो आपने जो आगे कहा था वो पूछना ही नहीं चाहिए था, आपने यहीं रुक जाना था। तो ये जो 4 वाणी के स्तर है, इनमें आज तो परिस्थिति ऐसी है
कि अपवाद से ही ऐसे लोग मिलेंगे जो मध्यमा के स्तर पर संवाद कर पाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर थे, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। हाँ, वह योगी अरविंद जी से मिलने पुडुचेरी गए थे। साथ में कुछ स्वयंसेवक भी थे, उनकी व्यवस्था देखने वाले, उनको लाने ले जाने वाले। तो साथ में जो व्यक्ति उनके स्वयंसेवक गए थे, वह योगी अरविंद और गुरु जी का जो उनकी जो भेंट हुई उसका विवरण वो करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ, जिसे हम सामान्य भाषा में संभाषण करते हैं, ऐसा कोई संभाषण नहीं हुआ। कुछ देर दोनों एक दूसरे के साथ में निश्चल वृत्ति से आंखें बंद करके बैठे थे और संवाद हो गया, और गुरुजी संवाद पूरा करके निकल पड़े वहां से। ये तो सौभाग्य से जो साथ में व्यक्ति था वह देख पाया, निरीक्षण कर पाया। इसके लिए हमें समझ में आता है कि कम से कम 2 व्यक्ति उस समय तो थे जो मध्यमा के स्तर पर तो संवाद कर सकते थे। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, इतनी साधना, इतनी तपस्या करने की क्षमता हमें निर्माण करनी होगी। असंभव तो कुछ नहीं होता दुनिया में, परावाणी तक पहुंचना भी असंभव बात थोड़ी है, लेकिन उसके लिए जो तपस्या करनी होती है, उसके साधना करनी होती है, वो साधना क्या होती है यह भी हमें पता नहीं आज। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे, आगे का मार्ग जो है प्रशस्त होता जाएगा, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं। लेकिन ऐसी तपस्या करने वाले लोग खड़े करने होंगे। दूसरा सवाल मैंने जो पूछा था कि जैसे कोई अक्षर है जो शब्द है आजकल इस्तेमाल नहीं होते, तो कम से कम हमारे भीष्म के सिलेबस में से तो क्यों ना निकाल दें, शुरुआत यहीं से करें। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखो, भीष्म तो अलग अलग लेखकों ने लिखे हुए साहित्य को छापता है, उनका उद्योग जो है वो लेखन का नहीं है। मैंने लिखे हुए जो 3 पुस्तक अभी स्वाति जी ने बताए, आप देखेंगे कि अपवाद से ही कहीं वहां अंग्रेजी शब्द का या उर्दू शब्द का प्रयोग किया हुआ आपको मिलेगा। उसका कारण यह भी है कि भाई मैं भी तो इसी शिक्षा की प्रणाली में से निर्माण हुआ हूं, इसलिए कहीं कहीं प्रयास पूर्वक भारतीय शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करने के उपरांत भी कहीं कहीं थोड़ी गलती हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने ऐसा यथासंभव प्रयास किया है कि अंग्रेजी और उर्दू के शब्द उसमें न आए। तो लेखकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा, उन तक यह विचार पहुंचाना होगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये और अच्छा हो सकता है यदि आप इसमें से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों को निकाल डालें और सटीक भारतीय शब्दों का प्रयोग करें। धन्यवाद। लेखक भी तो लोगों के लिए लिखते हैं। लेखक क्यों ऐसी अधपकी अंग्रेजी मिली हुई, उर्दू मिली हुई ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं लेखक? लोग वही समझते हैं। तो लोगों को समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी, लेखकों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। भीष्म इंडिक वाले तो प्रस्तुत है ऐसे लेखनों का साहित्य प्रकाशित करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। कुलदीपिका जी, आप पूछिए। नमस्कार सर. हाँ बोलिए. माझे 2 प्रश्न आहेत या बारीला. एक तर पहिला प्रश्न म्हणजे भीष्म इंडिक स्कूल त्याच्यावरच आहे. त्यांच्या नावामध्येच इंग्लिश आहे आणि त्यांनी भारतीयचं म्हणजे भारतीय साहित्याबद्दलचं विवेचन करत आहेत ते. तर त्यांनी जर त्यांचे स्वतःचं जे हे आहे नाव आहे ते बदललं तर आम्हाला अधिक भारतीय वाटेल असं मला वाटतंय.
तो हाँ, तुमचा प्रश्न, ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है, ये स्वाति जी के हाँ. लिए है, उन तक अच्छा. पहुंचा दीजिए। आगे का दूसरा प्रश्न पूछिए। हा, दुसरा प्रश्न म्हणलं तर आज जी इंग्रजी भाषा आहे आणि मराठी भाषा किंवा कोणती आपली भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा, ही जर आपण लिहितो तर ज्याप्रमाणे लिहितो त्याप्रमाणेच वाचू शकतो आपण, किंवा जसं लिहिलेलं आहे तसं वाचता येतं. पण इंग्रजी भाषेमध्ये तसं लिहिता येत नाही आणि वाचता पण येत नाही. प्रत्येक शब्दाचं स्पेलिंग आपल्याला पाठच करावं लागतं. ही जी बराबर. उणीव आहे ही प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये घालावी, असं माझं मत आहे. आपलं मत. आपके मन में जो विचार आया है बिल्कुल ठीक है, और हम्म. मैंने जो ये कहा था ना कि हम्म. हमारे देश का हर विद्यालय हम्म. अपने सत्र के प्रारंभ में, शिक्षा सत्र के प्रारंभ में एक 8, 10, 15 दिन का ऐसा अभियान चलाए, घर घर में जाकर हम्म. भारतीय भाषा का महत्व समझाए, हाँ, करेक्ट है. अंग्रेजी भाषा के जो दुष्परिणाम है उससे उन्हें अवगत कराए। ये गुलामी की मानसिकता को दूर करने की दृष्टि से अंग्रेजी को दूर करना कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझाएं। ये तो करेक्ट करना आहे. ही होगा, नाही, उससे करायलाच होने वाला पाहिजे. नहीं है। हम्म. जे जसं जसं अजून एक थोडस, जसं ते संस्कृतीपर्यंत गेलेले आहेत आपल्या, तसंच आपण त्यांच्याही संस्कृतीमधली जी काही उणीव आहे ती सगळ्यांच्या समोर, आता तर माध्यम खूप आलेले आहेत, मीडिया खूप आलेली आहे, तर त्या मीडियाद्वारे जर आपण हे जर त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला तर अधिक सोयीस्कर होईल असं मला वाटतंय. आपलं मत. आप जो कह रही हैं कि इसका प्रचार प्रसार अब जो मीडिया का एक साधन उपलब्ध है उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में होना चाहिए, हाँ. आप इसे ध्यान में रखिए कि हम्म. हमारी ओर से, यानी भारतीय शिक्षण मंच की ओर से तो इसका यथाशक्ति भरसक प्रयास हम कर ही रहे हैं। प्रश्न ऐसा है कि केवल इन्हें गिने लोग जब इस हाँ. प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं उसका प्रभाव बहुत मर्यादित होता है। हाँ, वो भी आप सही जैसे है. लोग मिलकर इसकी संख्या जैसे बढ़ेगी हम्म. वैसे इसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा। हम्म. तो जो बचपन में हमने गणित पढ़े थे ना, काल, हाँ. काम और काम गति, काम आणि वेग. काम हाँ, का. इसका जो हाँ. गणित होता था, हाँ. तो जितनी संख्या अधिक होगी उतना समय कम लगेगा। यह तो सीधा गणित है। तो काम आप का इस आणि वेग. संख्या के साथ में जुड़ जाइए, हाँ. आपके मन में जो है वो जल्दी हो जाएगा। ओके, धन्यवाद है सर. ही कि आप अधिक से अधिक लोग इस विषय के साथ में जुड़े। हाँ. धन्यवाद सर, धन्यवाद. तर माझ्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर स्वाती देणार आहात का, आहेत का? हो, सांगतच होते. हाँ. सबको बताना चाहती हूँ कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज भारतीय विद्या ये नाम लेके रजिस्टर हो चुकी है। अभी अच्छा. जल्द ही हम इसका लोगो और सब बदल देने वाले हैं। ओके, धन्यवाद ताई, धन्यवाद. मकरंद जी शिंदे, आप अगला सवाल पूछिए। मकरंद जी नमस्कार। नमस्कार 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 दिलीप। प्रश्न ये था कि आपने अभी कहा कि हमारी संस्कृत भाषा बहुत वर्षों से अपनी बोलचाल की भाषा थी, मकरंद संवादी जी भाषा थी। ठीक से सुनाई आवाज दे आ रहा रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। एक मिनट, अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ, बोलिए। तो आपने कहा था कि बहुत हजारों वर्षों से अपनी जो संवाद की भाषा है और जो संभाषण की भाषा है वो संस्कृत थी, और अंग्रेजों के आने के बाद से ही उसका पतन साधारण शुरू हुआ। तो लगभग 300 वर्षों से अपना ये इसका पतन का शुरू हुआ है। तो इतने हजारों वर्षों से जो भाषा थी उसका 300 वर्षों में इतना पतन कैसे क्या हो गया? एक तो ये था, और दूसरा मुझे पूछना था कि लिंग्विस्टिक की कोई किताब आप सजेस्ट करेंगे क्या लिंग्विस्टिक के ऊपर, जिसमें ये सब आपने जो मुद्दे अभी बताए, आपके पुस्तक में तो है ही उसका, वो तो है ही, लेकिन खास करके उसके ऊपर फोकस करके कि हमारे बच्चों, नई पीढ़ी को हम बता सके कि इसमें अंग्रेजी की भाषा में और अन्य अपनी भाषाओं में क्या अंतर है, इसी तरह से अपनी भाषा श्रेष्ठ है उच्चारण के दौर से, समझने की गति से, तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे। ये दो सवाल देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था कि हजारों वर्षों से चली आ रही ऐसी समृद्ध भाषा को अंग्रेजों ने इतने कम समय में कैसे नष्ट किया। आपने अभी दिल्ली का एक बहुत बड़ी खबर आपने प्रत्यक्ष में टीवी के ऊपर
या मोबाइल में देखी होगी, दो बहुत बड़ी बड़ी आकाश तक पहुंचने वाली इमारतें 10 सेकंड में धराशायी कर दिया गया उनको। नष्ट करने के लिए समय नहीं लगता, इसे हम समझें। बनाने के लिए समय लगता है। वो इतनी ऊंची ऊंची आकाश तक पहुंचने वाली इमारतें बनाने के लिए कुछ वर्ष लगे होंगे उनको, और धराशायी 10 सेकंड में हो गई। तो नष्ट करना यह तो बहुत सरल बात होती है। इसके लिए अंग्रेज और सत्ताधिष्ठित उनका पूरा समाज जीवन बना देने के कारण उनके लिए यह बहुत कम समय में संभव हो पाया। हमारी यह जो पुरानी विरासत है, यह अभी भी शेष होने के कारण वो पूरी नष्ट हो गई होती तो उसका फिर से पलटकर फिर अपने वास्तविकता की ओर आना लगभग असंभव हो जाता। लेकिन अभी भी वह जो हमारी हजारों वर्षों से चली आ रही विरासत है, वह तो अभी तक है। अभी भी संस्कृत के पंडित हैं, अभी भी ये वाणी के 4 स्तर होते हैं। वो क्या होते हैं समझाने वाले मेरे से भी श्रेष्ठ लोग होंगे। इनके कारण हम इसको, अंग्रेजों को जितना समय लगा उतना समय हमें नहीं लगेगा, लेकिन परिश्रम तो हमें करने ही होंगे। जादू की डंडी से होने वाला काम नहीं है, इसे हमें समझना होगा। तपस्या तो हमें भी करनी होगी, इसे हम याद रखें और तपस्या में जुट जाएं। केवल विशफुल थिंकिंग से, केवल सद्भाव मन में रखने से अच्छे काम नहीं होते हैं, करने से होते हैं। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेते हैं लता एंड वीरेंद्र शाह, यूएसए से। देवेंद्र जी कहाँ के हैं आप? नमस्कार जी। वीरेंद्र बड़ौदा के हैं, अमेरिका से। अमेरिका अभी से। अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन है बड़ौदा के। जी जी। अंग्रेजी भाषा में जो स्कूलें चल रही है, वो स्कूल में जैसे अंग्रेजी का माध्यम हो रहा है, लेकिन उनको दूसरी भाषा सिखाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इसीलिए हर एक अंग्रेजी स्कूल को एक लोकल भाषा सिखाने का प्रबंध 100% रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ऐसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ रहा है। हाँ आ रहा है। अच्छा, वो बहुत अच्छा है, धन्यवाद साहब, अच्छा। धन्यवाद। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग जो गुजराती भाषा में पढ़े लिखे हैं, मैं 12वीं कक्षा तक गुजराती में पढ़ा था। इंजीनियरिंग में गया तो फिर अंग्रेजी में पढ़ने का शुरू किया, लेकिन 12वीं कक्षा तक तो हमने गुजराती में पढ़ा था। तो किसी को डराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको जर्मन भाषा नहीं आएगी, ऐसा कोई डराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर एक स्कूल में 5 धोरण तक या 4 धोरण तक एक ऐसा सब्जेक्ट रखना चाहिए जैसे अंग्रेजी भाषा को निर्मूलन करने के लिए दिमाग में कुछ बैठता है। बड़े बड़े लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे ना, तो वो उनके दिमाग में बहुत जाता नहीं है साहब। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो जैसे पांडुरंग शास्त्री जी, दादाजी बोलते थे, और आपने जो पहले शब्द बताया था, असंस्कृत लोगों को संस्कृत क्या है वो क्या मालूम। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए अगर एक चार धोरण तक अगर उसके लिए कोई ऐसा एक सब्जेक्ट रखा जाए, कैसे भी यानी बच्चों के समझ में आए ऐसा, जैसे आपके जैसे कोई विद्वान लोग लिखेंगे उसको, तो जरूर दिमाग में घुसेगा कि अवर लैंग्वेज, गुजराती, मराठी, पंजाबी जो भी है, दे आर फार सुपीरियर बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ संस्कृत भाषा। तो ये समझ में आने के लिए 4-5 धोरण तक कुछ दिमाग में घुसना चाहिए। यहाँ अमेरिका में क्या है, मैंने देखा है साहब कि हम लोग गुजरात से या महाराष्ट्र से या तमिल से या तेलुगु से ज्यादा यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाते। जिसकी इच्छा है
अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाने के लिए तो मंदिर में, हॉल में, कहाँ न कहाँ एक हफ्ते में 2 घंटा क्लासेस चलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो वो बच्चे फिर घर में बोलते हैं अपनी भाषा। ऐसा भी जो अंग्रेजी माध्यम में जो बच्चे पढ़ते हैं, घर में ठीक भाषा बोलते हैं, फिर भी उनके लिए ऐसा क्लासेस चलना चाहिए। ऐसा आप कुछ संस्था में कुछ करेंगे तो साहब बहुत अच्छा हो जाएगा। नमस्कार। देखिए, अंग्रेजी भाषा माध्यम को यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी को पोषित करने वाला ऐसा हम कुछ भी न करें। जी। इसीलिए अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए या वर्तमान काल में विदेश में जाएंगे तो अंग्रेजी होगी तो कुछ तो संवाद हो पाता है। इसके लिए अंग्रेजी सीखने वाले लोग हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। विदेश जाने वाले लोगों की भारतीयों में संख्या कितनी होगी? 1% भी नहीं होगी। सही है। इस 1% लोगों के लिए हम 99% लोगों के ऊपर अंग्रेजी थोप रहे हैं। सही है। यह ठीक नहीं है। आपने जैसे बताया वैसा ये भारतीय भाषा की ओर देखने की दृष्टि जो है, यह तो पूरे जो भाषा का विषय लेकर जो भी आगे तक पढ़ना चाहता है, वह कक्षा 1 से लेकर जिसे हम पोस्ट डॉक्टरल कहते हैं, उस स्तर तक के लोगों के लिए उनकी दृष्टि ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उनके पाठ्यक्रम में होना चाहिए। उनके स्तर का डॉक्टरेट कोई कर रहा है तो डॉक्टरेट के स्तर का ऐसा कुछ उसमें ज्ञान आना चाहिए। उनके स्तर पर किस प्रकार से किया जा सकता है। सही है। पहली कक्षा में तो उसको समझता नहीं बच्चे को कुछ, तो आप जो कहेंगे वही सुनेगा, वो वही पढ़ेगा, वही सीखेगा। इस दृष्टि से शासन क्या अनिवार्य करे, यह तो आप और हम जैसे लोग तय करते हैं, सामान्य लोग तय करते हैं। मैं विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं, विद्वानों का सुनता ही है शासन, ऐसा नहीं है। लोकमत क्या है, इसे समझकर शासन काम करता है। तो लोकमत का यह विषय बने, बड़ी संख्या में इसका यदि विरोध किया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा शासन को लगे या किसी भी राजनीतिक दल को लगे तो आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, अन्यथा उनको कोई पड़ी नहीं है। वो कहेंगे कि भाई देखो, भाषा के कारण मेरे को कोई वोट नहीं देता है, मुझे वोट देने वाले कोई अलग कारणों से वोट देते हैं, तो भाषा की क्यों चिंता करेगा वो? आप मुझे बताइए। सही है आपकी बात। जब भाषा के कारण वोट देने वाले या वो विरोध में वोट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो हर राजनीतिक दल उसका संदर्भ रखेगा, अपने हर भाषण में कहेगा, हिंदी का समर्थन करेगा, उसका कौतुक करेगा, उसकी श्रेष्ठता बताने का प्रयास करेगा। लेकिन लोकतंत्र में तो लोकमत परिष्कार अनिवार्य है और उसके लिए आप और हम जैसे लोगों को तपस्या करनी होगी। बड़ोदरा में कुछ लोगों से संपर्क हुआ क्या देवेंद्र जी? नहीं, अभी तीन साल से मैं ये कोरोना के हिसाब से मैं यहाँ ही हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी 6 महीना हिंदुस्तान में रहूंगा, बाद में कब जा वापस रहे हैं? जाना पड़ेगा। जी, कब जा रहे हैं? नवंबर में। नवंबर में जाएंगे? तो जी तब जी। तक भीष्म इंडिक वालों का ये साहित्य लिया है नहीं, वो लेके जाइए। वो मैं अभी क्योंकि मेरा जाने का ठिकाना नहीं लगता था, तो अभी मैं अरे आप जब भी बताने जाने वाला वाले हूँ, होंगे, अभी बताने वाला हूँ। जाने वाले होंगे। नहीं, मैं बताने वाला अरे हूँ तो मेरा तो आपसे अनुरोध यह है, आप विदेश में वहीं रहते हैं, वहां आपके वहां के जो अनिवासी भारतीय हैं उनके साथ में संपर्क होगा, संबंध होंगे, उनको ले जा देने के लिए भी कुछ लेके जाइए। नहीं, वो साहब क्या है, मेरा तो ऐसा इसकी कोई बहुत संपर्क आवश्यकता है। नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैं तो विजिटर हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता था, मेरे बच्चे यहाँ है नहीं, और मैं मैं अभी तो एक मेरी सुझाव उम्र दे रहा ज्यादा हो हूँ। गई है। अब वो आप सब बच्चे लोग तो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको कभी कभी बात करते हैं तो भी समझ में वो तैयार नहीं है समझाने के लिए।
ठीक है। मैं बोलता हूँ हिंदी में पढ़िए, कुछ गुजराती में पढ़िए, तो आपको वो मालूम तैयार- पड़ेगा। आप कह रहे हैं वो तैयार नहीं है, और जो आपके अपने हैं वो आप जो कह रहे हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उनको आप समझाने के लिए आप अक्षम हैं, और आप नहीं कहते हैं कि ग्रांड बाकी लोग जो हैं वो नहीं दूसरे ग्रांड लोगों को ग्रांड समझा दें। नहीं ग्रांड ग्रांड चिल्ड्रन समझते हैं साहब, ग्रांड चिल्ड्रन हमारे समझते हैं। हाँ, वो गुजराती क्लासेस में जाते लेकिन हैं। लेकिन लेकिन वो जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन जो है ना, ये पहली बात तो नाती पोते शब्द नहीं पता है क्या आपको? ये गुजराती में शब्द नहीं है। नहीं आप ही यदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके जो नाती पोते हैं वो क्यों गुजराती शब्दों का प्रयोग करेंगे? आप मुझे बताइए नहीं क्यों नहीं, करेंगे? वो मुझे दादू बोलते हैं, अरे वो दादू बोलते हैं और दादी पर माँ को माँ बोलते हैं। वह तो परंपरा से, मैंने जो कहा ना कि विरासत में कुछ बातें आई है उसके कारण है, आपके प्रयास के कारण नहीं है। नहीं नहीं, मेरा प्रयास ऐसा नहीं है। मेरा प्रयास था जब जो एकदम छोटे थे, मैं उनके साथ था, तो मैंने उनको गुजराती क ख ग कैसे लिखने का और हाँ, कैसे बोलने का वो समझाया था, इसीलिए उनको थोड़ा याद उनकी माध्यम, रहा होगा। तो अब ये मंदिर में जाते हैं, उनकी हर शिक्षा हफ्ते का 2 माध्यम घंटा कौन सा पढ़ते है ये हैं। बताइए मुझे। हाँ, उनकी शिक्षा का माध्यम कौन सा है? कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? वो तो अंग्रेजी है इधर, तो यहाँ तो अमेरिका में तो अंग्रेजी ही रहेगा ना। अमेरिका में अंग्रेजी है। हाँ, तो यानी आपके बच्चे वहां है तो अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं। जी तो वहां के बच्चों के लिए आप इतना चिंतित न होइए। यहाँ एक या करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं, उनकी चिंता कीजिए। वहां तो के बच्चों को तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ के लिए क्या करते हैं साहब, अभी हम लोग, हमारे एक मित्र है, वो तो जो इसके आश्रम लिए देखो, जो आश्रम स्कूल। अफ्रीका के बच्चों के लिए हमने कुछ करना चाहिए, जर्मनी के बच्चों के लिए हमने कुछ करना चाहिए, रशिया के बच्चों के लिए हमने कुछ करना चाहिए। इससे समस्या हल नहीं होने वाली। हम तो यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करेंगे, यही तो आगे जाकर बसने वाले हैं अमेरिका और रशिया अफ्रीका में। अभी अभी क्या अपने है, आप वहां हो जाएगा। हमारा एक मित्र है। आज सुनिए सुनिए, आज हमारे पास इतनी तो शक्ति है नहीं कि भारत में कुछ कर सकें। और आप विचार करें कि अफ्रीका में ऐसे बच्चे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो विचार नहीं छोड़ नहीं दीजिए। अभी अभी तो आपके जो बच्चे हैं उन्हें विचार करने दीजिए, और वो यदि विचार नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो हमारे 2 बच्चे विचार करते हैं, एक बच्चा नहीं करता है। ठीक है। हाँ, तो वही अगला मैं कह रहा सवाल हूँ, जो लेते हैं। बच्चे विचार करते हैं वो कुछ कर सकेंगे। जो बच्चा विचार नहीं करता आपका, वो अपने नाते पोतियों के लिए आपके मत के हिसाब से चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है साहब, आपने जो बताया ना, हम लोग क्या करते हैं, आश्रम स्कूल जो चलती है गुजरात में, वो सब हिल स्टेशन में, हिलो में जो रहते हैं सब भील लोग वगैरह, उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ना, वहाँ वो हमारे एक मित्र है, वो सब किताबें या नोटबुक देने का बंदोबस्त करते हैं। तो उसमें 2 पेज ऐसे लिखते हैं कि जिसमें संस्कृत भी थोड़ा अभी आता है, जिसमें हिंदी भी थोड़ा आता है, जिसमें गुजराती भी थोड़ा आता है। देवेंद्र जी, अभी फिर हम वहां के लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए मैं इसका आश्रम स्कूल विचार गुजरात की करिए। बात कर मैं आश्रम स्कूल गुजरात उसमें की से बात करता हूँ उसमें सर। से आपके समझ में कुछ आ गया तो आप वहां जाकर वो करोगे। जी जी जी, ऐसा ही वहां हो के रहा है। लोगों ने ये करना चाहिए, वहां के वो लोगों के लिए हमने कुछ करना चाहिए। इसी ये तो बहुत दूर की बात है। हमें तो हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके लिए तो कुछ करने के लिए तय करिए आप। जी जी, वही हो रहा है। हमारा एक मित्र है वो जो नहीं हमारे है, साथ में, आप क्या हम कर उसके रहे साथ हैं? में हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग ऐसा हम करें। नहीं 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 नहीं, मेरा एक आप इसको मित्र है। विचार करिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर जी रहे हैं। जी जी, आपकी बात सही है। हम जो यहाँ दूर बैठे बैठे जो कर सकते हैं, उसमें मेरा एक मित्र जो इंडिया में है, वो जो कर रहे हैं उसमें हम लोग हमारे हाथ बटा रहे हैं। हमें उसके साथ में कांस्टेंट टच में रहते हैं, और जो भी मदद चाहिए वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब और वो ये वहाँ जो आश्रम स्कूल में जो किताबें वगैरह देता है, मदद उसमें मदद हिंदी देने गुजराती वालों और से मदद देने वालों से आप मदद मांगने वाले बनने का प्रयास कीजिए। कोई करेगा फिर मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसा नहीं। नहीं आप करेंगे और आपकी मदद के लिए लोग आएंगे। नहीं, वो तो मैं अभी हिंदुस्तान में रहने वाला लगता नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्चे, मेरे जो अपने तरह बच्चे के हैं ना, लिए नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। नहीं वो साहब ऐसे है कि तो मुझे मुझे मेरे उसके जो, बारे में कुछ नहीं कहना है। नहीं आपकी बात सही है, मेरे बच्चे आपने जो तय है कर ना, लिया है कि नहीं कर सकते आप कुछ, तो नहीं कर नहीं नहीं, सकते। 80 साल का हो गया, इसीलिए मेरे बच्चे मुझे नहीं रहने आप देते कितने भी हिंदुस्तान वर्ष में। के हुए होंगे,
हिंदुस्तान में आपको नहीं बुद्धिज्म के ऊपर विश्वास है? जी, नहीं है? है, बहुत है। है या नहीं है? है। है ना? तो फिर हाँ आप जी। चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी मृत्यु के अंतिम क्षण तक आपके मन में जो विचार रहेंगे उसी के हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। अगले जन्म सही में है फिर से आपकी बात। करना शुरू करेंगे। आपकी आप बात कहेंगे सही है। नहीं, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं नहीं करूंगा, क्योंकि अब नया कुछ शुरू नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं यह करूंगा, तो सही है। अभारतीय विचार है। आपकी बात एकदम सही है साहब। तो मेरा मेरा करते रहिए, विचार। जो जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करते रहिए, जितनी अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं, लीजिए जिम्मेदारी। ठीक है, समय की मर्यादा को देखते हुए हम अगला सवाल लेंगे। चित्तरंजन जी पटेल, आप अगला सवाल पूछिए। चित्तरंजन पटेल, आप है? लगता है कि उनका संपर्क नहीं है। चित्तरंजन जी पटेल। ओके। मैं शायद आप भूल गई होगी, मुझे जानना था कि कुलदीपिका जी का प्रश्न अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं पड़ी। तो आपको याद है तो उसका प्रश्न रिपीट करें तो वो प्रश्न और गणित के बारे में उन्होंने भी कुछ बताया, वो कुछ समझ नहीं पाया मैं, इसलिए। अब आप शायद भूल गई हो तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि उन्होंने क्या प्रश्न पूछा वो समझ नहीं पाया मैं। वैसे मैंने, उन्होंने जो मराठी में पूछा था, मैंने जानबूझकर उसका उत्तर हिंदी में इसीलिए दिया था कि उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था उसका अनुमान आपको मिल जाए। नहीं मिला मेरे को अनुमान। और अगली वो बार से, गणित के बारे में कुछ बताया, वो भी नहीं पता चला। गणित के बारे में बोला ना कुछ, का खा गा, वो नहीं पता चला। अगली बार से उनका प्रश्न दोहरा दिया करेंगे हाँ बस। उत्तर से पहले। आई नो, आप कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं ठीक है आपका कहना। धन्यवाद। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। आज के सत्र में हम यही रुकेंगे। अगले गुरुवार को यानी 13 अक्टूबर को फिर से मुलाकात होगी। श्लोक से हम समारोह करेंगे। उस सत्र का विषय भारतीय इतिहास दृष्टि होगा। इतिहास दृष्टि जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। नमस्ते।